एक तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये ISI मैथ 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको सिंगल स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है टी के नाम से, जो कि 2x2 का एक रियल मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा, सच दैट कि ये मैट्रिक्स यहाँ पे टी स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर है, 0 मैट्रिक्स के बराबर, लेकिन टी जो है टी ए नॉट इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट तुम्हें यहाँ पे अभी फाइंड करना है, राइट। अच्छा, अभी तुम ध्यान दो, तुम्हारे पास गिवन मैट्रिक्स था 2x2 का सच दैट कि टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बट टी इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहां से तुम्हारे पास जो फर्स्ट जानकारी प्राप्त होता है वो ये है कि टी मेरा एक नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ये यदि नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाए और मैट्रिक्स मेरा 2x2 का है, तो मेरा ये जो मैट्रिक्स है इनका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की मैं यदि बात करी तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा x² एंड इनका मैं यदि मिनिमल पॉलिनोमियल की बात करें तो मिनिमल पॉलिनोमियल भी मेरे पास x² ही होगा। क्योंकि तुम ध्यान दो, यदि मिनिमल पॉलिनोमियल x² ना हो, मतलब ना है, तो क्या हो सकता है, x हो सकता है या फिर x²। अभी यदि x हो जाए तो t इक्वल्स टू 0 हो जाए, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल को मैट्रिक्स ऑलवेज एंजॉय करता है, लेकिन t तो दे रखा है नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मींस इसका मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो भी मेरे पास x² ही होगा। अभी ध्यान दो, यहाँ पे एक ऑप्शन में था कि t इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है, अभी देखो कोई भी मैट्रिक्स यदि डायगोनलाइजेबल हो जाए तो इफ एंड ओनली इफ ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है, मिनिमल पॉलिनोमियल में जो फैक्टर्स आएगा वो लीनियर फैक्टर्स में आना चाहिए, मतलब उसके पावर में कोई भी, मतलब इसके पावर में जो x माइनस अल्फा यदि एक फैक्टर हो जाए तो वो लीनियर फैक्टर, मतलब पावर में 1 ही होना चाहिए, पावर में 2 या फिर 1 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल जो है इसमें फैक्टर जो है x माइनस 0, लेकिन इसके ऊपर पावर में 2 है, लेकिन डायगोनलाइजेबल होने के लिए 1 होना चाहिए, लेकिन 2 है, दैट मीन्स ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। और ये इफ एंड ओनली भी होता है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये डायगोनलाइजेबल होगा, दैट मीन्स ये गलत है। जो गलत है वही हम ठीक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यदि देखे तो इसका आंसर अभी सी हो गया, और ये सिंगल करेक्ट में था, तो तुम्हें यहाँ पे बाकी ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स है और नीलपोटेंट मैट्रिक्स का हर एक आइगन वैल्यू 0 होता है, और वो हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से भी हम उसको चेक कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी देखो, अभी ऑप्शन डी को देखो, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि टी इज सिमिलर टू दिस मैट्रिक्स। ध्यान दो, तुम्हारे पास टी मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल ये निकल के आ गया, तो मैं यदि बताइए इसका पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में, जो तुम्हारे पास जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकल के आता है, पॉसिबल जेसी फॉर्म तुम्हारे पास क्या क्या होगा। तुम बोलो यहाँ पे सर 0 1 0 0 ये हो सकता है, या फिर 0 0 1 0 ये भी हो सकता है। जॉर्डन फॉर्म में हम जो 1 है, इस 1 को हम डायगोनल के ऊपर भी प्लॉट कर सकते हैं, हम डायगोनल के नीचे भी प्लॉट कर सकते हैं, राइट। अभी तुम ध्यान दो, हमें ये पता है कि एवरी मैट्रिक्स इज सिमिलर टू इस जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन डी में देखो एक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ही दिया गया था, तो वो मैट्रिक्स उसके जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से तो ऑलवेज सिमिलर होगा, दैट मीन्स ये भी मेरे पास एक करेक्ट स्टेटमेंट था। ठीक है, अच्छा, अभी मैं यहाँ पे ऑप्शन बी को यहाँ पे प्रूव करेंगे। ठीक है, ध्यान दो, ऑप्शन बी बोला जा रहा है, तो मैं एक बार पेज को इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखो, तो मेरे पास अभी तक ये सही है, ये सही है, ये गलत है, दैट मीन्स ये अभी तक तो मेरे पास आंसर है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि फॉर ऑल भी बिलोंग्स टू, मतलब नॉन जीरो भी मैं R2 से ले रहा है। ठीक है, मैं कोई भी नॉन जीरो भी R2 से ले लिया तो वो भी मेरा या तो उनके आइगन वेक्टर हो, या फिर उन भी के साथ मैं यदि ये सेट बनाए ये मेरा बेसिस हो जाए। ठीक है, तो क्या ये सही है। अच्छा देखो, मैं यदि कोई भी वी में ले लिया, मैं यहाँ पे ले रहा है एनी वी,
एनी नॉन जीरो भी मैं यहाँ पे ले रहा है R2 से। तो ये V के लिए मेरे पास T ऑफ V क्या हो सकता है, या तो T ऑफ V मेरा इक्वल्स टू जीरो हो जाए या फिर T ऑफ V मेरा नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाए। ठीक है, अभी ध्यान दो, मैं यदि केस नंबर 1 की बात करें कि मेरा T ऑफ V जो है ये मेरा इक्वल्स टू जीरो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि T ऑफ V इक्वल्स टू जीरो इंटू V, और मुझे पता है कि ये मैट्रिक्स का हर एक आइगन वैल्यू जीरो ही है। दैट मीन्स मेरे पास ये इंप्लाई कर गया कि V इज एन आइगन वेक्टर ऑफ T। ठीक है, तो केस 1 मेरे को दे दिया, ये जो V मैंने लिया एनी वेक्टर मैंने लिया था, तो ये वेक्टर केस 1 यदि फॉलो करे तो वो एक आइगन वेक्टर ही बनेगा। अभी मान लो ये केस 1 को फॉलो नहीं कर रहा है, मैं तो एक आर्बिटरी वेक्टर लिया था ना, कोई भी वेक्टर मैंने ले लिया था नॉन जीरो ऑब्वियसली, तो यदि वो केस 1 में जाए तो वो आइगन वेक्टर बनेगा, और यदि ये केस 2 में जाए यानी कि T ऑफ V यदि नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाए, तो एक बात तो क्लियर है कि ये इसका आइगन वेक्टर होगा नहीं। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे बोला जा रहा है कि या तो ये आइगन वेक्टर होगा या फिर ये सेट एक बेसिस बनेगा। ठीक है, अच्छा अभी मेरे को चर्चा करना है ये सेट के बारे में। तो ये सेट यदि मेरे R2 का बेसिस बने तो ये सेट को मेरे को होना चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट। यदि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये इसका बेसिस बन जाए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वेक्टर्स है 2 एंड R2 का डायमेंशन भी 2 है। That means any set containing two vectors, any linearly independent set containing two vectors must be a basis of that vector space R2। तो मेरा अभी टास्क है क्या ये linearly independent है, दैट मीन्स मेरा अभी टास्क है इन दोनों को लेके मैं एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनवाए C1V इंटू C2TV इक्वल्स टू जीरो। डज इट इम्प्लाई कि Ci इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल आई, यानी कि C1 इक्वल्स टू जीरो एंड C2 इक्वल्स टू जीरो। यदि ये दे दिया, इसको इम्प्लाई कर गया, तो मैं यहाँ पे ये बता सकता है कि ये मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और ये यदि लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये बना देगा एक बेसिस। इज इट क्लियर? तुम्हें यहाँ पे रोड मैप समझ में आ रहा है? ओके फाइन। तो अभी ये मेरा एम है, तो एम को मैं यहाँ पे एक बॉक्स करके रखता है। ठीक है, अभी ध्यान दो, मैं यहाँ पे क्या करेंगे, मेरे पास ये जो इक्वेशन हमने बनाया, मतलब ये जो यहाँ पे रिलेशन बनाया मैंने, मैं यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ साइड पे टी से ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो टी C1V प्लस C2TV इक्वल्स टू टी ऑफ जीरो, यानी कि टी ऑफ जीरो तुम्हारे पास जीरो होगा। अभी टी तो है लीनियर ऑपरेटर, दैट मीन्स C1T ऑफ V। ठीक है, तो C1T ऑफ V प्लस C2T स्क्वायर V इक्वल्स टू जीरो। बेटा यहाँ पे टी स्क्वायर तुम्हारे पास जीरो दे के रखे, दैट मीन्स ये जो क्वांटिटी है ये तुम्हारे पास चला जाएगा, तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली क्या बचेगा कि C1TV इक्वल्स टू जीरो। अभी देखो तुमने तो TV नॉट इक्वल्स टू जीरो पकड़ लिया, दैट मीन्स ये इंप्लाई करेगा C1 मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। अभी यदि C1 जीरो हो जाए तो तुम्हारे पास देखो ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी चला जाएगा ये इक्वेशन से। ठीक है, तो ये इक्वेशन से जब तुम्हारे पास वो क्वांटिटी चला गया तो तुम्हारे पास ये मिल गया। अभी यहाँ पे भी देखो टी ऑफ V तो नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स इट विल इम्प्लाई C2 इज ऑल्सो जीरो। दैट मीन्स तुम्हारे पास ये जो इक्वेशन तुमने बनाया था थोड़ी देर पहले, जिसको हमने इरेज किया, एक बार उसको मैं लेके आते हैं, थोड़ा सा वेट करो। हाँ, तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन तुम्हें इम्प्लाई किया कि C2 एंड C1 बोथ आर इक्वल्स टू जीरो, एंड यहाँ पे C1 एंड C2 दोनों ही जीरो होने के कारण ये इंप्लाई कर गया कि ये सेट मेरा हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट। अभी इसके अंदर नंबर ऑफ वेक्टर्स 2 है एंड डायमेंशन ऑफ R2 भी 2 है, दैट मीन्स ये तुम्हारे पास बन जाएगा R2 का एक बेसिस। दैट मीन्स यदि टी ऑफ V, मैं कोई भी V को ले ले, तो ये मैं यदि फर्स्ट केस को बात करें तो वो आइगन वेक्टर देगा, मैं यदि सेकेंड केस को बात करें तो वो बेसिस देगा। यानी कि ये जो स्टेटमेंट दे रखा है कि आइदर वो आइगन वेक्टर हो या फिर वो इसको बेसिस बनाए, तो ये एक बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो जो सही है वो हम टिक नहीं करेंगे, सही है टिक नहीं करेंगे, सही है टिक नहीं करेंगे। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और हमारे क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप करके तुम उसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ PMA।